ऋषि एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ गजेंद्र सरकार सर हैं। ये भृगु नंदी नाड़ी एक्सपर्ट हैं और इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। ये काफी टाइम से भृगु नंदी नाड़ी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये मेरे गुरु भी हैं। मैंने इन्हीं से भृगु नंदी नाड़ी सीखी है और इनका मतलब जितनी तारीफ करें मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, उतनी ही कम है। और अभी ये क्लासेस भी लेते हैं, साथ में जॉब के साथ क्लासेस भी प्रभुनंदी नाड़ी पे ले रहे हैं। तो आज सर डिस्कस करेंगे हमारे साथ रेट्रो प्लैनेट की। नमस्कार सर। धन्यवाद। धन्यवाद पूजा जी। बहुत दिन बाद आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपका बड़प्पन आज भी मेरे लिए स्नेह उतना ही है, जानकर अच्छा लगा। और मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ पूजा जी का और सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी चैनल का, जिन्होंने मुझे एक बार और याद किया, एक बार और अवसर दिया अपने चैनल पे ज्योतिष ज्ञान को साझा करने के लिए। तो जैसा पूजा जी ने कहा कि आज हम रेट्रो प्लैनेट पर बात करने जा रहे हैं, तो हम आज वक्री ग्रह, नाड़ी ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम वक्री ग्रह को कैसे देखते हैं, उसके क्या प्रभाव कुंडली में पड़ते हैं, किन किन कारणों से उसके प्रभाव में अंतर आ जाता है, वक्री होकर प्लैनेट शुभ होता है, मजबूत होता है या कमजोर होता है, इन कुछ बिंदुओं पर आज हम बात। तो जैसा हम जानते हैं कि इसके वक्री होने के प्लैनेट के कुछ भौगोलिक कारण भी होते हैं कि सभी प्लैनेट सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और सूर्य से एक निश्चित दूरी हो जाने पर उन्हें वक्री होना पड़ता है। और कौन सा प्लैनेट किस अंश, कितने अंश की दूरी पर वक्री होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, सभी जगह लिखा और हमें उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो आज हम इस पर चर्चा ना करते हुए हम इस पर चर्चा करते हैं कि नाड़ी के दृष्टिकोण से, नाड़ी ज्योतिष के दृष्टिकोण से वक्री प्लैनेट को वो किस तरह से देखते हैं, उसके स्वभाव और प्रभाव में क्या अंतर आ जाता है जब कोई प्लैनेट वक्री हो जाता है। पहली बात तो भृगु नंदी नाड़ी या नाड़ी ज्योतिष कहता है कि कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है तो वो जहां से आ रहा है वहीं दोबारा देख रहा है। ये एक बहुत सामान्य सी बात है, सुनने में तो बहुत सामान्य लगती है, पर इसके पीछे बहुत गहरे तथ्य और राज उनके दृष्टिकोण से छिपे हुए होते हैं। कोई भी प्लैनेट जहां है, अगर वो वक्री भी है तो यानी वो अपने से पिछले भाव राशि को भी देख रहा है और अपने पिछले और भाव राशि पर उसका कोई ना कोई प्रभाव। ये प्रभाव क्यों है, पिछले भाव राशि को कोई प्लैनेट क्यों देखता है, क्यों वक्री हो जाता है, इसके पीछे बहुत सी बातें नाड़ी के ग्रंथों में लिखी हुई हैं। इनमें से कुछ तथ्यों पर, कुछ बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालता हूँ कि पहले तो वो वक्री ग्रह को किस तरह से समझाते हैं उदाहरण के माध्यम से, वो हम देखते हैं। कि वो कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सड़क पर चला जाता है और वो अकेला है या उसके पास कुछ ज्वेलरी है या उसके पास कुछ धन है, कुछ इसके पास ऐसा सामान है जिसके कारण उसे भय है कि कोई इस सामान को मुझसे ले ना ले, लूट ना ले, कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। ऐसा जब उसे कुछ भय होता है तो उसका ध्यान अपने आगे होने के साथ साथ अपने पीछे भी होता है कि कोई पीछे है तो नहीं है, उसके लिए हो सकता है वो बार बार मुड़कर देखे, ऐसा कुछ भी करे कि उसका ध्यान आगे के साथ साथ पीछे भी हो। तो इस उदाहरण को उन्होंने वक्री प्लैनेट से समझाया है कि कोई व्यक्ति जिसका ध्यान आगे के मार्ग पर होते होते जब पीछे भी हो, ठीक ऐसे ही वक्री ग्रह को समझें कि वक्री ग्रह जहाँ बैठा है, जहाँ जन्म लेता है, वहां तो उसका ध्यान होता ही होता है, साथ में उसका बहुत सा ध्यान पीछे भी होता है। पीछे मतलब वो कहाँ से आ रहा है वहां भी उसका। एक उदाहरण इसका ऐसे भी दिया जाता है कि आप अपना घर से कहीं बाहर निकले और आपको बाहर जाने के बाद याद आया कि मैंने अपना घर कहीं खुला तो नहीं छोड़ दिया है, ताला लगाना मैं कहीं भूल तो नहीं गया हूँ, या मैंने गैस चालू तो नहीं छोड़ दी है। तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है, हम चलते तो रोड पर है पर हमारा ध्यान अपने घर की तरफ वापस रहता है। हमारा ध्यान वहीं लगा रहता है कि वाकई में तो नहीं छोड़ दिया, तो फिर अब इसके लिए क्या करते हैं, वापस जाकर या तो चेक करके आते हैं और अगर ताला खुला हो तो हम उसे लगा कर। तो कहने का उद्देश्य ये है, वो ये कहना चाहते हैं इस माध्यम से कि वक्री प्लेनेट जहाँ जन्म लेता है, जहाँ बैठा होता है जन्म को, वहां तो वो बैठा ही होता है एक निश्चित प्रतिशत की ताकत से, साथ ही साथ वो अपने पिछले भाव राशि पर भी लगभग 50% की ताकत से अपनी उपस्थिति रखता है। और इससे एक तथ्य और ऐड करते हैं वो, कि इसका मतलब ये है कि वो जहां बैठा है वहां 100% की ताकत से नहीं, वो प्लेनेट जहां बैठा है वहां लगभग 90% की ताकत से बैठा है। और जहां उसका ध्यान है यानी अपने पिछले राशि भाव में, वो लगभग 50% की ताकत से उपस्थित माना जाता है। अब हम इसको जब बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो पाते हैं कि कोई प्लेनेट जहां से आया, और नाड़ी ज्योतिष ये मानता है या लगभग सभी ज्योतिष पद्धतियां ये मानती है कि कोई भी प्लेनेट निरंतर कुंडली में चल रहा है, जैसे हम गोचर को देखते हैं कि वो निरंतर चल,
जब हमारा जन्म होता है तो हम एक उसका एक फोटो ले लेते हैं, एक स्थायी कुंडली जरूर बना लेते हैं, पर न हमारे जन्म से पहले प्लेनेट रुके हुए थे, न हमारे जन्म के बाद रुके। इसका मतलब ये है कि कोई प्लेनेट हमारी जन्म से पहले भी चल रहा था और हमारी मृत्यु के बाद भी चलता रहेगा और अगला जन्म देगा। तो ये जो निरंतर चलने की प्रक्रिया है, इसलिए नाड़ी ज्योतिष कहता है कि कोई भी प्लेनेट पीछे राशि भाव में अपना पूर्व जन्म देखता है, यानी पूर्व जन्म में वहां से आ रहा होता है, और अगले राशि भाव में उसका अगला जन्म। एक गोचर के सामान्य सिद्धांत को थोड़ा सा और दृष्टिकोण से देखें तो गोचर के बाद वो कहते हैं कि अगला जन्म उसका आगे के मार्ग में, और पीछे जहां से आ रहा है वो उसका पूर्व जन्म। तो ये सिद्धांत भी है। इसका मतलब अगर कोई प्लेनेट वक्री हो रहा है और अपने पिछले राशि भाव को देख रहा है या वहां उसका कोई इंटरेस्ट और रुचि है, तो इसका उसका मतलब ये है कि उसका पूर्व जन्म से या पूर्व यात्रा से या पूर्व ऋण से या पूर्व कर्ज से उसका कोई ना कोई संबंध जरूर है, जिसके कारण वो इस जन्म में वक्री हुआ है। यानी दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि इस जन्म में वो अपने वर्तमान कर्मों, वर्तमान फल, वर्तमान ऋणों को भोगने के साथ साथ पूर्व जन्म के कुछ ऋण, फल, कर्ज, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, कुछ ना कुछ जरूर साथ में भोगेगा, क्योंकि अभी उसका कुछ कर्ज या ऋण बाकी है जिसे भोगने के लिए वो इस जन्म में पुनः वक्री हो। एक अलग दृष्टिकोण से ये भी कहा जा सकता है कि जब परमात्मा किसी प्लेनेट से इस जन्म के भोगों के अतिरिक्त, इस जन्म के कर्म और ऋणों के अतिरिक्त, जब पूर्व जन्म के कर्म और ऋणों को भी साथ में उसके परिणाम से उसको संलग्न रखना चाहता है, तो उस प्लेनेट को वो वक्री कर देता है। अब उसे शुभ परिणाम मिलेंगे, अशुभ परिणाम मिलेंगे, कोई प्लेनेट ताकतवर हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा, वो निर्भर करेगा कि वक्री होने के बाद उसकी स्थिति पर क्या प्रभाव। सामान्य सिद्धांत कई तरह की बातें करते हैं। सामान्य सिद्धांत कहते हैं कि शुभ प्लैनेट वक्री हो तो उसकी शुभता बढ़ जाती है, अशुभ प्लैनेट वक्री हो तो उसकी अशुभता बढ़ जाती है। वक्री होकर प्लैनेट ताकतवर हो जाता है। कोई कहता है कि शुभ प्लैनेट वक्री हो तो वो अशुभ हो जाते हैं, अशुभ प्लैनेट वक्री हो तो शुभ हो जाते हैं। ऐसा कुछ कुछ किताबों में पढ़ने को मिलता है। हम किसी भी मान्यता या धारणा को इसी रूप में ना मानते हुए उसको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं कि ये तो निर्भर करेगा कि वक्री होने के बाद प्लेनेट क्या प्रभाव लेता है और वक्री होने से पहले उसकी क्या स्थिति, क्या शुभ से अशुभ की ओर जा रहा है या अशुभ से शुभ की ओर जा रहा है, ये तय करेगा उसका वक्री होना शुभ होगा, अशुभ होगा, मजबूत होगा या कमजोर होगा। एक सामान्य धारणा से ये जरूर कहा जाता है कि हाँ, कोई प्लेनेट वक्री हो रहा है तो उसकी ताकत में या उसके प्रभाव में जरूर, प्रभाव शब्द शायद ज्यादा अच्छा है, तो उसके प्रभाव में जरूर वृद्धि होगी। क्यों हो रही है? क्योंकि जहां वो बैठा है वहां से लगभग 90% की ताकत से वो अन्य ग्रहों से युति, दृष्टि और त्रिकोण, जो नाड़ी ज्योतिष में हम जैसे मानते हैं त्रिकोण इत्यादि संबंध जरूर बनाता है। अब हमने ये भी मान लिया नाड़ी ज्योतिष के दृष्टिकोण से कि कोई प्लेनेट अगर वक्री हो रहा है तो वो अपने पिछले राशि भाव में भी 50% की ताकत से उपस्थित है। तो इसका मतलब ये है कि वो 50% की ताकत से वहां से भी दृष्टि, युति, त्रिकोण या 3 11 2 12 जो नाड़ी की दृष्टियां और प्रभाव मानते हैं उनके अनुसार वहां से भी वो संबंध बनाएगा। तो ये तो तय है कि कुंडली में उसका प्रभाव बढ़े। और इसलिए शायद ये मान्यता निकल कर आती है, जैसे सभी ज्योतिष पद्धतियां मानती हैं, कि वक्री प्लैनेट जो है कुंडली को लगभग 80 से 90% कवर कर लेता है, या अपने प्रभाव कुंडली में 80 से 90% ले लेता है, या दूसरे प्लैनेट या कुंडली का प्रभाव उस पर 80 से 90% आ जाता है। ये प्रतिशत 100 भी हो सकता है, क्योंकि दो राशि और भाव से वो संबंध बना। हाँ, तो ये कहा जा सकता है सामान्य धारणा में उसका प्रभाव बढ़ता है। अब ये प्रभाव बढ़ना उसके लिए और कुंडली के लिए किस तरह के परिणाम देगा, शुभ देगा परिणाम, उसके निजी परिणाम क्या होंगे, उस पर निजी प्रभाव क्या पड़ेगा, और उससे कुंडली को या अदर प्लेनेट को क्या मिलेगा, ये उसके वक्री होने होने से पहले और होने के बाद की स्थिति से पता चलेगा। हाँ, ये जरूर देखने में, ये जो हमने प्रभाव वाली बात की और ताकत वाली बात की, इससे भी सिद्ध होती है कि जैसे हम अपने घर से निकले एक रास्ते को हमने देखा, फिर जब हम वक्री होकर उसी रास्ते पर दोबारा आते, तो निश्चित रूप से वो रास्ता हमारा पहले देखा हुआ होता है, तो हम ज्यादा सहज, ज्यादा कंफर्ट और ज्यादा मैच्योर होते हैं उस रास्ते, और फिर एक बार उस रास्ते से हमें तीसरी बार भी दोबारा आना। तो इसलिए शायद ये मान्यता है कि जो प्लेनेट वक्री होता है उसकी ताकत और प्रभाव बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रभाव किस किस तरह से बदल सकते हैं अलग अलग उदाहरण के जरिए। तो देखिए, हाँ, थोड़ा सा मैं बता दूं कि नाड़ी ज्योतिष में हम प्लैनेट को, एक सभी प्लैनेट को लगभग एक दृष्टि से देखते हैं। हम इसमें मंगल, शनि और खासकर भृगु नंदी नाड़ी में गुरु की भिन्न भिन्न दृष्टियों का प्रयोग नहीं करते। कोई भी प्लैनेट जहाँ बैठा है उसके साथ जो बैठे हैं उनसे वो युति संबंध बनाता है, और एक साथ को हम दृष्टि संबंध मानते हैं। और साथ में त्रिकोण संबंधों को भी, यानी जो जहाँ बैठा है वहां से 1 5 9 में जो भी प्लेनेट बैठे हैं
उनसे वो 70 से 75% का ये एक युति संबंध त्रिकोण के रूप में भी बनाते हैं। और तीसरा 2 12 और 3 11 के संबंध को भी हम मान लो, इनको हमें थोड़ा सा कंसिडर करके चलो। तो देखिए जैसे ये उदाहरण हमारे साथ हम देख रहे हैं कि दसम भाव में गुरु जो है अपनी नीच राशि में बैठा है, ठीक है, पर वो वक्री है। तो अब यहाँ पर सभी मान्यता धारणाओं से अलग हटकर हम ये विचार करते हैं कि चाहे जैसा नाड़ी ज्योतिष कहता है, गुरु कोई भी प्लेनेट वक्री होगा तो अपने पिछले राशि भाव में 50% ताकत से जी। अपना प्रभाव जमा लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु जहाँ बैठा है वहां वो अपनी नीच राशि में बैठा है, पर वक्री होकर वो धनु राशि और नवम भाव के 50% प्रभाव ले लेता है। तो इसका मतलब ये है कि गुरु में नीच राशि की जो कमजोरी हम यहाँ देख, एक आंशिक कमजोरी जरूर हो सकती है वो नीच राशि में, या दूसरे शब्दों में कहें तो गुरु का जो मूल तत्व और मूल स्वभाव है उसमें मकर राशि होने के कारण कमी आ रही है। जैसे गुरु आशीर्वाद का, भाग्य का, है ना, सुख का, और बहुत सारी चीजें भाग्य से देने का कारक है। तो अगर वो मकर राशि में, तो चूंकि ये कर्म की राशि है, भाग्य यहाँ पर इतना प्रबल होता नहीं है, इसलिए गुरु यहाँ पर नीच हो जाता है, क्योंकि यहाँ वो कर्म प्रधान होता है। तो गुरु के जो भाग्य के प्रभाव है, आशीर्वाद के प्रभाव है, शुभता के प्रभाव है, वो मकर राशि में थोड़े से कार्मिक बंधनों में बन जाते हैं, प्रैक्टिकल हो जाते हैं। इस कारण से गुरु थोड़ा कमजोर, पर चूंकि प्लेनेट वक्री हुआ है, यानी पूर्व जन्म से कुछ शुभता का ऋण उस पर बाकी था, कुछ शुभ ऋण उस पर बाकी था, इसलिए वो वक्री हुआ और इस कुंडली के सबसे मजबूत भाव और राशि का उसने प्रभाव ले लिया 50% की ताकत से। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु की जो नीचता थी उसमें काफी हद तक यहाँ पर कमी आई। यह गुरु पर जो कर्म प्रभाव अधिक बढ़ रहे थे उसके साथ साथ अब इसमें भाग्य और आशीर्वाद के प्रभाव भी बढ़ जाए। तो इससे जो प्लेनेट अब रिलेशन बनाएगा उसको निश्चित रूप से ताकत मिलेगी। और और इस पर जो प्लेनेट दृष्टि डालेंगे इसकी ताकत को निश्चित रूप से बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जो शत्रु होंगे उन्हें छोड़। और अगर हमने केवल एक प्लेनेट लिया है जिससे हम उसको ठीक ठाक समझ सकें कि पिछले राशि भाव से इस गुरु को बहुत ताकत प्राप्त हो रही है, और यहाँ जो जहाँ बैठा है गुरु वहां से भी युति, दृष्टि और त्रिकोण संबंध स्थापित करेगा, और जहाँ जा रहा है वहां से भी कम ताकत से जरूर, पर ये संबंध यहाँ से भी बनेगा। तो ये लगभग कुंडली के 80 से 90% भाव को कवर भी करेगा, और जिनसे रिलेशन बनाएगा उनको अधिक ताकतवर या शुभ दृष्टि से रिलेशन बनाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ गुरु का वक्री होना इस कुंडली के लिए, गुरु के लिए शुभ है। अब और प्लेनेट की भले ही हमने यहाँ बात नहीं की है, जैसे जैसे प्लेनेट रिलेशन बनाएंगे वैसे वैसे प्रभाव घटते हैं बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए सूर्य को हम यहाँ बिठा लें नवम भाव में, तो क्या होगा, गुरु की ताकत में और वृद्धि, क्योंकि एक तो वो अपनी नीच राशि से वापस आया और अपने भाग्य की, अपनी घर की, अपने घर में आया, अपनी भाग्य की राशि में आया, आशीर्वाद की राशि में आया, शुभ राशि में आया, सम्मान की राशि में आया, हायर एजुकेशन की राशि में आया, भाव में भी आया, और साथ साथ धर्म की राशि में। और सूर्य के होने से क्या हो गया, इस गुरु को, इस सम्मान को राजसी तत्व भी प्राप्त हो, यानी धर्म के साथ साथ प्रतिष्ठा भी उसके पास आ गई, रॉयलनेस भी उसके पास आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ सूर्य के बैठने से और ताकत बढ़ जाती है। और जितने गुरु के मित्र यहाँ बैठते हैं, इस वक्री होने से राशि और भाव से तो ताकत गुरु प्राप्त कर ही रहे हैं, साथ साथ में अगर जितने मित्र के सपोर्ट करेंगे उतनी उनकी ताकत में वृद्धि होगी। और शत्रु होंगे तो हमें उन्हें उस हिसाब से कंसीडर करना पड़ेगा। अब शत्रु होके कहाँ से बैठ के संबंध बना रहा है, क्या धनु राशि से ही बैठकर संबंध बना रहा है या किसी और राशि भाव से? अब धनु में ही बैठेगा तो कुछ ना कुछ शुभता वो वैसे भी प्राप्त कर लेगा। अब इसी उदाहरण को थोड़ा सा राशि भाव बदल कर हम देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल, अभी हमने देखा कि गुरु 10th हाउस से वक्री हुआ था और 9th हाउस में जा, यहाँ हमने गुरु को 11th हाउस में रखा, और 11th हाउस से वक्री होकर वो अपनी 50% प्रभाव जो है दसम भाव में भी बना। अब यहाँ नजरिया हमें थोड़ा सा बदल कर देखना होगा। ये नहीं कि वक्री होता है तो ताकतवर ही होगा, गुरु शुभ ग्रह है, वक्री होगा तो संभावना निश्चित ज्यादा रहती है कि गुरु की शुभता में बढ़ेगी, वृद्धि होगी, क्योंकि ये नैसर्गिक शुभ। पर कभी कभी ये स्थितियां भी आ जाती है, गुरु लाभ भाव में हमें ठीक 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 स्थिति में दिखाई दे रहा है, एक तो गुरु जैसा ग्रह कुंडली के लाभ भाव में बैठा है, कुछ ना कुछ लाभ हमें देने की स्थिति में। पर ये जब वक्री होता है तो वक्री होकर ये अपनी नीच राशि में 50% की ताकत से जाता है, और इसकी नीच राशि में अ, इसका शत्रु राहु भी बैठा हुआ है, और वो शत्रु जो है वो शनि की राशि में, यानी अपने मित्र की राशि में, तो उसमें भी अच्छी ताकत है। तो ताकतवर राहु जब गुरु के यहाँ आने से उससे मिलेगा तो निश्चित रूप से गुरु को कुछ ना कुछ नुकसान को जरूर पहुंचे। तो हम कहेंगे कि गुरु की जो भाग्य और शुभता का जो प्रभाव था वो यहाँ पर उतना नहीं बढ़ेगा, यानी यहाँ गुरु का वक्री होना हम कह सकते हैं दृष्टिकोण से हमें थोड़ा कमजोर प्रतीत हो रहा है, यानी यहाँ वक्री होगा उसको थोड़ा सा कमजोर कर। अब जैसा मैंने कहा कि अदर प्लैनेट क्या रिलेशन बनाते हैं उससे हमें इसका आकलन और करना पड़ेगा। अगर इसके राहु के त्रिकोण इत्यादि में सूर्य भी बैठा हो, मंगल भी बैठा हो, तो निश्चित रूप से वो गुरु को वक्री होने के बाद राहु से युद्ध में सपोर्ट जरूर करेंगे और उसकी
कमी आने में, कमजोरी आने में उसका बचाव करे। तो ऐसे हमें कुंडली के अकॉर्डिंग उसे देखना। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए शनि यहाँ पर अपनी राशि और अपने भाव में वैकाल पर, उस कुंडली का हमने एग्जाम्पल लिया है, बैठा हुआ है। और यहाँ से वो वक्री हो रहा है। तो वक्री होके कहाँ जा रहा है? वो इस कुंडली के नवम भाव धनु राशि, और वहां पर साक्षात देव गुरु भी बैठे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इनका वक्री होना अच्छा है। और वैसे भी भृगुनंदी नाड़ी में या नाड़ी ज्योतिष में शनि गुरु के संबंध को एक बहुत अच्छा संबंध कहा गया है। इसे धर्म कर्म योग कहा गया है। और कहा गया है कि जब भी कर्म धर्म कारक या आशीर्वाद कारक या भाग्य कारक जब गुरु से संबंध बना ले, तो कर्मों की स्थिति में सुधार निश्चित रूप से होता है। तो ये स्थिति देखकर लग रहा है कि शनि दसम भाव में वैसे भी अपनी राशि में अच्छी स्थिति में है, पर जब वक्री होते हैं तो गुरु का प्रभाव भी प्राप्त कर लेते हैं, धर्म कर्म योग का भी निर्माण कर लेते हैं। शनि दसम भाव के साथ साथ कुंडली के भाग्य भाव पर भी अपना प्रभाव जमा लेते हैं। और धनु राशि जो सम्मानित हायर एजुकेशन की और एक अच्छी राशि, उस पर भी अपना प्रभाव जमा लेते हैं। तो निश्चित रूप से शनि की ताकत यहाँ बहुत बढ़ती है। अब कौन से और प्लेनेट रिलेशन बनाते हैं उससे ताकत में वृद्धि या कमजोरी होगी, वो हमें अपने हिसाब से देखना होगा। जैसे उदाहरण स्वरूप शुक्र को यहाँ रख दिया जाए, तो कहने को तो गुरु शुक्र शत्रु है, पर नाड़ी ज्योतिष कहता है कि दो गुरुओं का योग, और दो गुरुओं का योग जब भी हमारे कर्म कारक से हो, तो हमें गुरु वाले कर्मों में गुरुओं वाला तत्व जरूर प्रदान करता है। दूसरा, हमारे देव गुरु बृहस्पति हैं, वो हमारे धार्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, वेद पाठी ब्राह्मण है। और शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है, तो वो संसार का ज्ञान हमें देते हैं। सांसारिक गुरु है, संसार की समझ, संसार का ज्ञान। तो दोनों गुरुओं से संबंध होने से शनि के टीचिंग प्रोफेशन में, प्रोफेसर लेक्चरर होने में, ज्योतिष होने में, ज्ञान के किसी क्षेत्र से जुड़े होने में, काउंसलर होने में, डॉक्टर होने में, और काफी सारे क्षेत्रों में ये शनि को मदद करता है। और ये प्लान और ये रिलेशन नवम भाव से भी हो सकता है, ट्रायन में बैठकर यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। या दूसरा, बुध राहु को और कौन सा प्लेनेट रिलेशन बनाता है, वो शनि की ताकत में वृद्धि करेगा, इत्यादि। अब शुक्र की जगह मान लो हम यहाँ पर नवम भाव में सूर्य को रख दें, तो शनि को जब वक्री होगा तो गुरु और सूर्य जैसे प्रतिष्ठा और सम्मानित ग्रहों से जब धनु राशि और नवम भाव में मुलाकात होगी, तो उसके गवर्नमेंट जॉब में जाने के, उसके जीवन में ज्ञान के बढ़ने के, सम्मान के बढ़ने के, राजनीति में आने के, ना अच्छा काउंसलर होने के, डॉक्टर होने के, और बहुत सारे योग बन सकते हैं। अच्छा पद प्रतिष्ठा, आईएएस आईपीएस तक वो व्यक्ति जा सकता है, संभावना बनती है। तो ऐसे हमें देखना। अब शनि यहाँ पर वक्री नहीं होते, तो इतने शुभ प्रभाव से वो वंचित रहते। ठीक स्थिति थी उनकी, पर इतने बड़े शुभ प्रभाव से वो वंचित हो। एक उदाहरण और देखते हैं। शनि पिछली कुंडली में भी वक्री हुए थे, शनि यहाँ भी वक्री हो रहे हैं। पर यहाँ वक्री होकर शनि को क्या मिल रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा। क्या यहाँ भी शनि वक्री होकर शुभता प्राप्त करेंगे या नहीं है, ये हमें देखना होगा। अब देखिए, वहां तो मकर राशि और दसम भाव से वक्री होकर भाग्य की राशि और गुरु का सानिध्य उन्होंने प्राप्त किया था। पर यहाँ क्या हो रहा है? बैठे तो अच्छी स्थिति में कुंडली के नवम भाव धनु राशि में, यानी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और ज्ञान लेकर बैठे हमारे कर्म पर, वक्री होकर अपने प्रबल शत्रु दोनों मंगल केतु से संलग्न हो। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म से मंगल केतु का कोई ऋण इन पर बाकी है, इसलिए इस जन्म में न भाग्य का साथ तो मिला, धनु राशि का सम्मान तो मिला, पर पिछले जन्म के कुछ ऋण के कारण इन्हें कर्मों में कोई ना कोई परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि मंगल केतु शनि के मार्ग में सांसारिक और भौतिक दृष्टिकोण से थोड़े सा रुकावट का योग है। और ये योग बन भी कुंडली के अष्टम भाव और वृश्चिक राशि में रहा है, जहां पर मंगल केतु दोनों और ताकतवर हो गए। और शनि के लिए राशि और भाव उतना सहयोगी नहीं है, और शनि बैठे तो ठीक स्थिति में, तो पूर्व ऋण के कारण यहाँ पर थोड़ी सी कमी, ताकत में इनकी कमी आ रही है। तो यहाँ पर इनके कर्म को लेकर, इनके घुटनों को लेकर, पैरों को लेकर बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगते हैं कि यहाँ इनके साथ कुछ समस्याएं आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर शनि का वक्री होना हम कहेंगे कि इनकी शुभता में या इनकी ताकत में थोड़ी सी कमी करें। अब देखिए, सामान्य दृष्टिकोण से हम कोई प्लैनेट को देखते हैं कि वो मित्र राशि में, कुंडली के अच्छे भाव राशि में, तो हम कहते हैं तो वो बहुत मजबूत है। पर अगर वक्री होकर उसके समीकरण बहुत बदल रहे हैं, तो कभी कभी उसकी पूरी शुद्धता पर भी प्रश्न चिन्ह या पूरी ताकत पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जैसे यहाँ देखें, अगर हम सामान्य दृष्टिकोण से देखें, तो मंगल सिंह राशि और पंचम भाव में हमें बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। मंगल एक तो बहुत मजबूत प्लैनेट है, कुंडली का पंचम भाव है जो उसके मित्र का भाव और मित्र की ही राशि, और दोनों में प्रचुर मात्रा में अग्नि है, सूर्य की राशि में भी और मंगल में भी। तो अग्नि को जब भी सपोर्ट मिलता है तो ताकत में वृद्धि होती है। पर यहाँ मंगल वक्री हो गया, अपने किसी पूर्व ऋण, कर्ज, भोग, चाहत या किसी भी कारण से वो वक्री होकर, एक तो वो अपनी एक अच्छी राशि से, सिंह राशि से अपनी नीच राशि में, फोर्थ हाउस में गए, जो काल पुरुष का नीच भाव भी है, क्योंकि काल पुरुष की कर्क राशि इसी भाव में पड़ती है।
अब अगर यहाँ कोई और भी राशि होती तो भी हम कहते हैं कि उसका भाव वो है जहां काल पुरुष की कर्क राशि पड़ती है, जहां मंगल नीच होते हैं, तो आंशिक रूप से वो भाव भी थोड़ा सा कमजोरी उन्हें दे सकता है। और बैठे भी यहाँ पर राहु है जो मंगल के सबसे प्रबल शत्रु है। और चूंकि नीच राशि में बैठे हैं मंगल की, तो यहाँ जब मंगल आएंगे तो उनमें लड़ने के लिए पर्याप्त बल भी नहीं होगा। तो नीच राशि में आने का राहु से उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। और राहु का सपोर्ट करने के लिए राहु के दो मित्र भी यहाँ पर प्रभाव डाल रहे हैं। शनि एक साथ की दृष्टि से प्रभाव डाल रहे हैं, और बुध नाड़ी ज्योतिष के दृष्टिकोण से त्रिकोण संबंध से राहु को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों राहु के प्रबल मित्र हैं और मंगल के प्रबल शत्रु हैं। तो मंगल के बारे में हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? मंगल को अपनी ताकत में क्षति हो, मंगल को नुकसान पहुंचेगा। और मंगल हमारे जीवन में जिन जिन चीजों का कारक है वहां हमें परेशानी देखनी पड़ सकती है। जैसे हमारे साहस का कारक है, बल ऊर्जा का कारक है, हमारे छोटे भाई का कारक है। नाड़ी ज्योतिष के दृष्टिकोण से स्त्री कुंडली में पति का कारक है, दांतों का कारक है, ठीक है, और एनर्जी का कारक है, और बहुत सी चीजों का कारक है। तो वहाँ इन सभी क्षेत्रों में हमारे शरीर और शारीरिक बल का कारक है। तो इन सभी क्षेत्रों में रुकावट, परेशानी या समस्या देखी जा सकती है। और एक आध उदाहरण पर हम बात करते हैं। सर जैसे राहु केतु तो हमेशा वक्री ही रहते हैं, है ना, जी। तो उसको हम पीछे घर में मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये आना वीडियो बहुत जरूरी था, ये सवाल बहुत आता है हमारी क्लासेस में। तो राहु केतु चूंकि हमेशा ही वक्री होते हैं, तो वो उनकी नैसर्गिक एक चाल है। जैसे अन्य ग्रह कभी कभी वक्री होते हैं, नैसर्गिक वो मार्गी है। तो हम उन्हें ये मान के अध्ययन नहीं करते कि वो अगर उल्टे हुए हैं तो उल्टे ही चले, है ना। इसलिए हम उसके वक्री को विशेष मान्यता देते हैं, क्योंकि इसका मूल स्वभाव वक्री होना नहीं, है ना। ये मार्गीय स्वभाव के प्लेनेट है, और वक्री हो रहे हैं तो किसी विशेष कारण से हो। पर चूंकि राहु केतु सदैव ही नैसर्गिक रूप से ही वक्री चलते हैं, इसलिए उनको हम विशेष रूप से वक्री न मानकर इस तरह से अध्ययन नहीं करते। यानी वो जहाँ बैठे हैं उन्हें उसी मार्ग में अध्ययन करते रहेंगे, उनको ये मानकर अध्ययन नहीं करेंगे कि वो पीछे जाएंगे। और इस सवाल से एक सवाल और याद आया जो बहुत पूछा जाता है, कि जब हम प्रोग्रेशन वगैरह यूज करते हैं, तो वक्री प्लैनेट के प्रोग्रेशन को क्या पिछले घर से स्टार्ट करना चाहिए, किस डिग्री से करना चाहिए? इसका जवाब भी मैं दे देता हूँ कि जब हम प्रोग्रेशन वगैरह नाड़ी ज्योतिष में देखते हैं, तो हमें जहां प्लैनेट बैठा है वहीं से उसका प्रोग्रेशन स्टार्ट करना होता है। जिस डिग्री पर बैठा है वहीं से उसका स्टार्ट करना होता है। हम उसको ऐसा मानकर स्टार्ट नहीं करेंगे कि वो पिछले राशि भाव में जाकर वहां से अपने प्रोग्रेशन की यात्रा को स्टार्ट करेगा, क्योंकि किसी विशेष कारण से वक्री हुआ है, इसका मूल स्वभाव वक्री होना नहीं। कितनी भी डिग्री पर प्लैनेट वक्री हो, चाहे 29 डिग्री पर हो चाहे 1 डिग्री, उसको वक्री हम पिछले राशि भाव में उसी उतनी ही ताकत से मानेंगे जो प्रतिशत हमने 50 अभी दिया। हाँ, इसमें ये अंतर हमें अपने निजी स्तर पर देखना होगा। कोई प्लेनेट हो सकता है 1 डिग्री ही चलना शुरू किया हो नेक्स्ट भाव में, तो निश्चित रूप से वो जहां से निकला है उसके बहुत से प्रभाव उस पर वैसे ही बाकी है नेचुरल। तो वो प्रभाव उसमें ज्यादा होंगे ही होंगे। जैसे कर्क से मान लीजिए यहाँ पर मंगल 1 डिग्री पर या 2 डिग्री पर अभी सिंह में पहुंचा, तो अभी कर्क की कमजोरी अभी उसमें थोड़ी सी बाकी है, ये मानकर हम चले। और यही मंगल 20-25 डिग्री अगर पार कर चुका होगा तो सिंह की बहुत सारी ताकत वो ले चुका होगा। तो ये हमें अपने निजी स्तर पर अध्ययन करना है। बाकी शास्त्र यही कहता है, नाड़ी के ग्रंथ यही कहते हैं कि जहां बैठा है उससे पीछे उसे 50% की ताकत से ही बैठा मानना है। और कोई भी यहाँ पर उन्होंने डिग्री का दृष्टिकोण अलग से नहीं दिया है। इसका मतलब ये मानकर नहीं चलेंगे कि कम या ज्यादा डिग्री होगी तो उसके प्रतिशत में कोई कमी या वृद्धि होगी। हाँ, निजी स्तर पर कैसे और उसका अनुभव कर लेना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि भाई मंगल यहाँ पर अगर 1 डिग्री का ही है तो अभी कमजोरी से निकला है, तो कमजोरी उसकी ज्यादा हो सकती है। तो ये थे दो सवालों के जवाब, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर गुरु धनु राशि और नवम भाव में बैठा हुआ, और यहाँ से वो वक्री हो रहा है, और पीछे वृश्चिक राशि में चंद्र राहु का प्रभाव वहां पर दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि गुरु अच्छी राशि और अच्छी भाव में बैठा हुआ, तो हमें लग रहा है कि गुरु ताकतवर है। पर जब राहु चंद्र से मिलता है तो निश्चित रूप से राहु चंद्र योग है जिसमें एक उसका मित्र और दूसरा उसका शत्रु। और जो मित्र है वो नीच स्थिति में, यानी बहुत पीड़ित अवस्था में राहु के साथ है। तो गुरु का यहाँ पर वक्री होना गुरु की कमजोरी और शुभता के दृष्टिकोण से तो हम देखेंगे ही देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि जो मित्र और शत्रु बैठे हैं, उन्हें वो किसकी मदद करेगा और उससे उसको क्या प्रभाव। तो गुरु निश्चित रूप से जिस ताकत या जिस शुभता में अभी है, धनु राशि और नवम में, वो तो अच्छी स्थिति है। तो अच्छी स्थिति लेकर अगर गुरु वक्री हो रहा है तो निश्चित रूप से पीछे जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आएंगे। तो एक तो नीच चंद्र और एक राहु, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि गुरु जो चंद्र का पुत्र है,
क्योंकि चंद्र कालपुरुष की माता है, सभी प्लेनेट को हम इनका पुत्र मान के, इनकी संतान मान के अध्ययन करते हैं। और गुरु जो इनका बेटा है, वो पीछे जब जा रहा है तो अपनी माँ को देख रहा है जो बहुत पीड़ित अवस्था में है, राहु से पीड़ित है, वृश्चिक राशि है, कालपुरुष का अष्टम भाव है। तो यहाँ गुरु की ताकत में थोड़ी सी कमी जरूर आएगी, पर चूंकि शुभ स्थिति और शुभ राशि भाव से चूंकि वो वक्री हुआ है, यानी अच्छी ताकत लेकर आया है, तो निश्चित रूप से राहु से चंद्र को बचाने में गुरु यहाँ पर बहुत मदद करेगा। और चंद्र की जो नीच स्थिति और राहु से जो उनका संघर्ष हो रहा है, उसमें निश्चित रूप से चंद्र को कुछ ना कुछ फायदा होगा और चंद्र की स्थिति में सुधार होगा। और राहु के जो अशुभ प्रभाव आ रहे थे अष्टम भाव में और चंद्र के ऊपर, उनमें निश्चित रूप से थोड़ी सी कमी है। चंद्र बहुत सपोर्ट करने की स्थिति में खुद नहीं है, क्योंकि खुद नीच और राहु के प्रभाव, तो चंद्र बहुत सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। गुरु में ताकत है, चंद्र को बचाएंगे, तो ऐसे करके चंद्र को ताकत मिलेगी, राहु के अशुभ प्रभाव भी कम होंगे, पर गुरु को भी अपनी आंशिक शुभता और मजबूती में कमी लानी पड़ेगी। जैसे हम कहें कि कोई कहीं लड़ाई और युद्ध हो रहा है और हम वहां जाए, उस लड़ाई को शांत कराएं, तो कभी कभी उस लड़ाई के दुखद परिणाम या कुछ अशुभ परिणाम हमें भी देखने को मिलते हैं। चार बातें लेकर कोई हमें भी कह देता है, अगर हाथापाई हो रही तो हम पर भी चोट लग सकती है कुछ इस तरह से, पर हम उस लड़ाई को शांत करा दें। तो इस तरह से गुरु जब आएंगे तो चंद्रमा की स्थितियों को, यानी अपनी माँ की दुखद चिंतामय डिप्रेशन टेंशन एंजाइटी है ना, या ऐसी स्थितियों में से उसे बाहर निकालेंगे, उन्हें उपाय से जोड़ेंगे, पूजा पाठ योग प्राणायाम ऐसा कुछ भी करके उन्हें जोड़ेंगे। और गुरु नाइन्थ हाउस जो लंबी यात्रा का भाव है, और चंद्र राहु, चंद्र यात्रा और राहु जो है वो पहियों का कारक है, तो ये भी हो सकता है पीछे जाके वो अपनी माता को यहाँ से दूर ले जाए, है ना। ऐसी बहुत सी चीजों को हम यहाँ कल्पना कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये चंद्र के लिए अच्छा है, राहु को बैलेंस करेगा, और गुरु के लिए ठीक है, पर उसकी शुभता और ताकत में थोड़ी सी कमी जरूर है। ऐसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण और देखते हैं। ये देखिए, एक फीमेल आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस से जुड़ी एक जातिका की कुंडली है, और इसमें हम उनके कर्म कारक प्लैनेट का अध्ययन करेंगे कि इसके वक्री होने से इन्हें क्या लाभ है। तो हम देख पा रहे हैं कि शनि खुद दसवें होकर दसम भाव में बैठा। नाड़ी ज्योतिष कहता है कि किसी भी कुंडली में कर्म की स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले हम कर्म कारक शनि का अध्ययन करें। तो हम यहाँ शनि का अध्ययन करें तो देखते हैं कि शनि से कोई विशेष दृष्टि संबंध किसी का नहीं बनता, पर सूर्य से त्रिकोण संबंध जरूर है। नाड़ी ज्योतिष कहता है सूर्य सरकार का कारक है, अगर उससे संबंध बने तो सरकार क्षेत्र की संभावना प्रबल हो जाती है। पर मात्र सूर्य की दृष्टि से इतने बड़े पद प्रतिष्ठा मिलना जरूरी नहीं है मिल जाए। इसके लिए हम इसके वक्री को देखें तो हमें इसके बहुत से बिंदु ऐसे मिलेंगे जिसमें हम और थोड़ा सा मजबूती से कह सकते हैं कि हाँ, अगर ये आईआरएस बनी है तो इसके वक्री होने के बाद जो परिस्थितियां ऐसे मिली, उसका इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो देखिए, शनि वक्री होते हैं तो सबसे पहले जो सबसे पहला प्लस पॉइंट हमें दिखता है, वो है कि ये कुंडली के नवम भाव और मकर राशि में आ जाए। तो निश्चित रूप से इस कर्म कारक का एक भाव से दूसरे भाव राशि से भी संबंध बन जाता है। और मकर राशि और नवम भाव में आ जाने से इनको मकर राशि की ताकत भी मिल जाती है, जो कालपुरुष के दसम स्थान में पड़ती है, मंगल जहाँ उच्च का होता है। और दूसरा, ये भाग्य भाव का प्रभाव भी हमारा कर्म कारक प्लैनेट ले लेता है। एक दृष्टि से शुभता यहाँ बड़ी, दूसरा फिर इनके दो प्लैनेट से त्रिकोण संबंध बनता है, वो होता है गुरु और मंगल। सबसे मुख्य बिंदु है गुरु। कहते हैं कि शनि का संबंध जब मजबूत सूर्य गुरु से मिल जाए तो सरकार क्षेत्र में जाने की संभावना 70 से 80% बन जाती है, या ज्ञान या राजनीति या सोशल वर्किंग के क्षेत्र में या एजुकेशन सेक्टर में जाने की संभावना बहुत प्रबल है। तो यहाँ से जब धर्म कर्म योग एक्टिव हो गया, इस कुंडली में सूर्य से संबंध बना ही हुआ था, न- नवम भाव और नवम भाव में आने से एक शुभता प्राप्त हो गई, गुरु का त्रिकोण संबंध मिल गया, धर्म कर्म योग एक्टिव हो गया। और मंगल, गुरु मंगल सूर्य तीनों से जब संबंध बन जाए तो इसे नाड़ी ज्योतिष में एक अच्छा योग कहा जाता है। तो शनि जब वक्री हो जाते हैं तो सूर्य से संबंध लेकर ही आए थे। और इस कुंडली के नवमेश भी हैं शनि, और खुद नवम भाव में आ जाते हैं। फिर गुरु मंगल से भी प्रभाव ले ले तो इनके सरकारी पद प्रतिष्ठा और सम्मान के क्षेत्र में इनकी संभावना और प्रबल होती है। और वक्री होने के बाद ये शुक्र बुद्ध से भी संबंध बना लेते हैं। जैसा हम जानते हैं कि रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है उसमें शुक्र की अहम भूमिका है, क्योंकि वही फाइनेंस को पूरा बताता है, रेवेन्यू को बताता है, और बुद्ध उसके मैनेजमेंट को। तो शुक्र बुद्ध से संबंध बनने से ये भी तय हो जाता है कि क्यों उन्हें रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो एक तो कुंभ राशि जो कालपुरुष की लाभ की राशि है, जहाँ फाइनेंस आता है। दूसरा, गुरु गुरु सूर्य मंगल से संबंध। तीसरा, बुद्ध शुक्र से अच्छा संबंध। ये शनि की ताकत को बढ़ा देता है और इस जातिका को आईआरएस के लेवल पे ले जाता है। जी पूजा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर। सर जैसे इस टाइम शनि वक्री हो चुका है ना, और कुंभ में गोचर कर रहा है, बिल्कुल। तो मतलब इस पे मतलब इसके बहुत अच्छे कह सकते हैं कि और जॉब में काफी इंक्रीमेंट के चांसेस होंगे, क्या बोलेंगे इसमें? हाँ, अब जिन जिन की कुंडली में शनि का मकर राशि से अच्छा संबंध बनता हो,
यानी मकर में मान लीजिए गुरु का प्रभाव आ रहा हो, मकर राशि या मकर के त्रिकोण में गुरु बैठा हो, गुरु शुक्र योग बनता हो, बुध शुक्र योग बनता हो, सूर्य गुरु योग बनता हो, तो अगर उनके कुंभ में नहीं बन रहा है पर मकर से कहीं ना कहीं त्रिकोण या मकर में ऐसे प्लेनेट अगर बैठे हैं, तो यहाँ शनि का वक्री होना उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो। तो हम कह सकते हैं कि शनि का वक्री होना उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके मकर राशि में शनि को कुछ ना कुछ शुभता मिल रही है, जैसे इस कुंडली में मिल रही है। तो निश्चित रूप से उनके लिए ये योग यहाँ पर अच्छा होगा। और शनि का वक्री होना, एक तो कुंभ की ताकत वो लेगा हम्म। और दूसरा मकर से भी कुछ अच्छे फल प्राप्त और सर अगर ये सपोज ये शनि जो है वक्री फिफ्थ मतलब फोर्थ हाउस में होता और शनि पे शनि वक्री का गोचर हो, तो उस केस में कैसे रिजल्ट होंगे? करेगा। शनि अगर फोर्थ हाउस में होता, कुंभ राशि में ही होता। कुंभ में नहीं, जैसे अभी सिंह राशि में होता, मैं ठीक है। इसी चार्ट की बात कर रही हूँ। और इसी पे शनि वक्री का अब जैसे गोचर कल से परसों से हुआ है, तो उसमें क्या रिजल्ट उसके होते? देखिए, शनि एक कर्म कारक प्लेनेट है और ये हमारी कर्म की अधिकता को बताता है, कर्म को बताता है। और शनि नेचुरली बहुत मान सम्मान या पैसा ये सब नहीं चाहता। तो जैसे प्लेनेट से रिलेशन बनाता है उस तरह के प्रभाव जरूर ले लेता है, पर शनि का जो मूल स्वभाव है वो एक सेवक वाला। तो शनि पर जब भी गोचर होता है और कोई विशेष संबंध ना बन रहा हो, जैसे गुरु का, शुक्र का, राहु का, बुध का, ऐसा ना बन रहा हो, तो उस समय कर्म की अधिकता हो जाती है। कर्म थोड़ा हार्डवर्क थोड़ा जाना ज्यादा करना पड़ता है। और जरूरी नहीं है कोई विशेष मान सम्मान उसमें मिले। हाँ, शनि गुरु योग मान लीजिए बन रहा है, शनि शुक्र योग आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में सिंह राशि में बना हुआ है, शनि सूर्य गुरु योग बना हुआ है, शनि शुक्र बुध योग बना हुआ है, तो यहाँ शनि का गोचर आपको विशेष फलदायी होगा। क्योंकि एक तो जन्म के शनि पर आएगा, यानी कर्म में कुछ ऐड कराने आएगा आपको। दूसरा, शनि खुद अच्छी स्थिति में था और यहाँ भी अच्छी स्थिति में था। अब इस उदाहरण को ले लेके मान लीजिए सिंह में शनि बैठा होता और अभी शनि आकर यहाँ आकर वक्री हो जाता, तो वो बहुत अच्छा होता। कारण कि शनि को वक्री होकर अपने दो मित्र का प्रभाव मिल जाता, वो थे बुध और शुक्र। और ये बुध शुक्र हमेशा शनि को सपोर्ट करते, तो ये उनके लिए निश्चित रूप से अच्छा फलदायी होता। अब शनि वक्री हो, पीछे केतु मिल जाए या केतु मंगल योग मिल जाए, अब यहाँ भी केतु ट्राइन में है, पर बुध शुक्र केतु के पूर्ण प्रभावों को शनि के लिए नुकसानदायक करने नहीं देते। अब केतु अकेला हो और कोई सुप्रभाव ना हो, मंगल केतु ही हो कोई सुप्रभाव ना हो, तो शनि के लिए वक्री होना थोड़ा मुश्किल वाला भी हो सकता है, जैसे हमने एक उदाहरण देखा। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे किसी का, मैं थोड़ा सा वॉइस वो मेरा इंटरनेट वीक हो गया था, जैसे आप बता जी। रहे थे ना कि किसी का जैसे शनि 0 डिग्री का या 1 डिग्री का है जी। ना, और सपोज शनि वक्री ही है और उसी पे शनि का गोचर हो जाता है, तो उसमें मतलब पहले तो उस शनि को हम पिछले घर में माने, अगर किसी का 0 डिग्री का शनि है, वक्री शनि है और 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो उसे 11th में ही कंसीडर करना चाहिए या 12th में ही करना चाहिए? हम उसे कंसिडर तो ट्वेल्थ में ही करेंगे, पर जैसा मैंने कहा, अच्छा। कोई प्लेनेट अगर जस्ट निकला ही है किसी राशि में, तो हम्म। जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक स्टेट से निकलेंगे और दूसरे स्टेट में प्रवेश करेंगे, तो दूसरे स्टेट में हम्म। जब थोड़ा बहुत हम चल नहीं लेंगे तो उस स्टेट के बारे में हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ का रहन सहन हाँ। कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की बोली कैसी है, यहाँ का तापमान कैसा है, यहाँ का वायुमंडल कैसा है, यहाँ का मौसम कैसा है। तो वही प्रभाव आता है कि जहाँ से हम जस्ट निकले वहाँ के प्रभाव हम पर ज्यादा रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम 11 भाव में कंसीडर करें, कंसीडर तो हम 12 भाव में ही करेंगे और राशि प्रभाव भी हम 12 के ही लेंगे, पर कुछ बराबर। कुछ गुण हम कहेंगे सहयोग के रूप में हम ये मान के चलेंगे कि अभी इसके पुराने भाव के गुण पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए, वो भी लेकर चल रहा है। तो अगर ताकत लेकर चला है और बहुत कम डिग्री का है, तो ताकत उसमें भी बाकी, और कमजोरी लेकर चला है तो बहुत कमजोरी है, तो कमजोरी उसमें बाकी, ये हम कहेंगे। या मान लीजिए गुरु का प्रभाव लेकर निकला है, हाँ, तो जब तक रास्ते में से कोई दूसरा ना मिल जाए प्लेनेट, तब तक गुरु के प्रभाव की अधिकता उसमें रहेगी। और जब अन्य प्लेनेट कोई से रास्ते में मिल जाएगा, उसकी डिग्री को जब वो क्रॉस कर जाएगा, तो आखिरी संस्कार उस प्लेनेट का मान के हम ये तय करेंगे कि हाँ, अब इस प्लेनेट के भी उसने प्रभाव ले लिया। तो इसलिए हम थोड़ा सा जो कम डिग्री का होता है उसे ये भी मानकर अध्ययन करते हैं कि हाँ, जस्ट निकला है, तो पीछे के राशि भाव या पीछे किस प्लेनेट से मिला था उसका प्रभाव भी उस पर बाकी, ये हम मानकर उसका अध्ययन करें। बहुत बढ़िया। और सर ये अगर लगन लॉर्ड ही वक्री हो गया, तो हम ये कहेंगे 100% उसके पास्ट लाइफ कर्मा है उसके लाइफ में ना? हाँ, ये जो आपने बोला वो थोड़ा सा ये पाराशरी का या अन्य ज्योतिष पद्धतियों का दृष्टिकोण हो सकता है। हम्म। पर नाड़ी ज्योतिष में हम जीव को अधिक महत्व देते हैं, चूंकि पुरुष कुंडली में गुरु, अच्छा। स्त्री कुंडली में शुक्र, और अगर कर्म है हम्म। तो दोनों कुंडलियों में शनि। या फिर जिसको हम देख रहे हैं, पति को देख रहे हैं तो मंगल को देखेंगे, छोटे भाई बहन को हम्म। देख रहे हैं तो मंगल या बुध को देखेंगे, बहन पत्नी को देख रहे हैं तो शुक्र को देखेंगे। तो ये कहेंगे अगर जीव बकरी हो रहा है तो उसको हम विशेष रूप से काउंट करेंगे। यहाँ पर लग्न को हम बॉडी के रूप में ज्यादा मान्यता देते हैं, और जीवन जिसके अंदर है उसको हम जीव को मान्यता देते हैं। पुरुष कुंडली में गुरु,
और गुरु वैसे जीव ही होता है, और स्त्री कुंडली में हम शुक्र को अध्ययन करते हैं। तो ये अगर वक्री हो रहा है तो निश्चित रूप से हम्म। आपको ये मान के चलना है कि हाँ, हमारे जीवन प्राण और अनुभव में पूर्व जन्म के कुछ ना कुछ प्रभाव बाकी हैं। पूर्व हमारी कुछ ऐसे कर्ज भोग ऋण बाकी हैं जिन्हें हमें विशेष रूप से इस जन्म में भोगना है। भोगना तो हमें सभी है, क्योंकि ये जो जन्म हमारा तय हुआ है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही तय हुआ है। तो भोगना तो हमें वैसे ही है, पर वक्री होता है तो दोनों के संयुक्त प्रभाव में देखने को मिलता जी जी, बहुत बढ़िया सर। आपका तो वैसे भी बहुत ही बढ़िया तरीका है पढ़ाने का, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा। मेरे भी काफी डाउट थे, मैंने काफी दिनों से नाड़ी छोड़ रखी है, लाल किताब की ज्यादा मेरी प्रैक्टिस रहती है, तो मेरे भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए। थैंक है। यू सो बहुत मच सर। धन्यवाद। तो धन्यवाद फिर अब पूजा जी, किसी धन्यवाद सप्तऋषि, एक बार फिर हम्म, अवसर देने के लिए जी। तो फिर अब नेक्स्ट किसी टॉपिक पे सर मिलते हैं। तो आप कोई भी जो भी टॉपिक बोलेंगे तो किसी उसी टॉपिक पे मिलते हैं। जब भी आप थैंक याद यू सो करेंगे, मच। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं बिल्कुल आपके साथ वीडियो। थैंक यू। जी।